एवरीवन, दिस इज़ अंकिता। वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता नेगी क्लासेस। सो आज हम क्लास 9th का न्यू बुक जो हमारे पास आई है उसका हम चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आप बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इसको पढ़ के। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड आता है थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स का मतलब होता क्या है? द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग्स। जो ऑर्गेनिजम्स हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, जिनको बेसिकली क्या पसंद है, हीट लविंग है वो, मतलब जो हीट, जिसको हीट से प्यार है, जो हीट में सर्वाइव कर पाते हैं, उनको हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स। थर्मो मीन्स हीट, ठीक है, अनफाइल मीन्स लविंग, यानी जो हीट लविंग होते हैं। और जितने भी थर्मोफाइल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। बेसिकली ज़्यादातर बैक्टीरियाज होते हैं जो थर्मोफाइल्स होते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो लद्दाख में एक प्लेस है पूजा वैली, वहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग है, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया मिलते हैं, ठीक है। इवन हमें पता है लद्दाख का क्लाइमेट बहुत कोल्ड है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो वाटर है वहाँ का, वो बॉइलिंग वाटर है, उसका जो टेम्परेचर है वो वहाँ का वाटर का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वहाँ पे थर्मोफाइल्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जिनके पास सिंगल सेल होता है, ओके। सिंगल सेल मींस जिनकी पूरी बॉडी के अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होगा और वो एक ही सेल उनकी बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा, ठीक है। लाइक अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, क्लाइडोमोनास हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? सिंगल सेल होते हैं, इनकी बॉडी में एक ही सेल होता है। यूनी मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल। नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर जो बनाए हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। लाइक प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गई, बर्ड्स हो गए, ठीक है। और उनकी बॉडी के अंदर जो सेल्स होंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर में क्या था? एक ही सेल था और वही पूरी बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा था। लेकिन मल्टी सेलुलर के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और बहुत सारे सेल्स अपना अपना वर्क कर रहे हैं, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है? बेसिकली ह्यूमन आइज़ जो है वो कैसे दो ऑब्जेक्ट जो बहुत आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज हैं, उनको पता कैसे करेगी कि वो सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। अगर वो जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लोज रखे गए हैं तो उसकी हमारे पास एक वैल्यू होती है जो कि 0.1 mm होती है, जिसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ओके। हमें यहाँ पर एक फिगर पॉइंट 2.1 में हमें डायग्राम दे रखा है। इसके अंदर हमें दे रखा है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स और उनको हम कैसे देख पाते हैं, जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, लिपिड, प्रोटीन, राइबोसोम्स, वायरस, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट बैक्टीरिया, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जितने भी नीचे वाले हैं सारे के सारे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख पाते हैं, यानी जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, ठीक है, जिनको अपनी आंखों से नहीं देख पाते, उनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। फिर हमारे पास आते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला जो पार्ट आ गया हमारा, ये होते हैं जो लाइट माइक्रोस्कोप से हमें नज़र आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लाइक चिकन एग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ह्यूमन हाइट, नीम ट्री, रॉकेट, ये सारे के सारे जो हम अपनी आंखों से हम देख सकते हैं, जो हमें विजिबल हो जाती हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा करके देखना, लार्ज करके देखना, ठीक है। तो जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है उसमें लेंस लगे होते हैं और उन लेंस से हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और हम उस ऑब्जेक्ट को आराम से विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं, चाहे वो कितना भी स्मॉलेस्ट क्यों ना हो, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कौन थे? देखो, जो ये सेल है अभी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इट मीन्स जितनी भी लिविंग चीज़ें होंगी उनके अंदर सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो भी चीज़ें लिविंग है उन सब के अंदर सेल प्रेजेंट होगा, इसलिए ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। अच्छा, सबसे पहले ये जो सेल है ये किसने इसकी डिस्कवरी करी? कौन थे वो? तो जिन्होंने सबसे पहले सेल को देखा, जिसके बारे में पढ़ा, बताया, वो थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से सेल को देखा था, ठीक है। इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने कॉर्क का यूज़ करा था। कॉर्क क्या होता है? बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। जो ट्री का जो बार्क होता है, उन्होंने उसको अपने डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको कुछ कंपार्टमेंट, मतलब स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट उनको नज़र आया और उन्होंने उसको नाम दिया ये सेल्स हैं, ओके। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक किलाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आई पीस होता है, यहाँ से देखा जाता है, ठीक है।
ये कोड्स एडजस्टमेंट नॉब होती है, यहाँ से हम जो भी हमारी जो पावर है हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे मिरर लगा होता है रिफ्लेक्शन वगैरह के लिए, ये बेस होता है, ये हैंडल होता है, यहाँ से पकड़ा जाता है माइक्रोस्कोप को, ठीक है। इससे भी हम क्या करते हैं, ये भी एडजस्टिंग नॉब है पावर वगैरह को एडजस्ट करने के लिए। इसकी बॉडी ट्यूब है, यहाँ पे ये लेंस लगे रहते हैं ये, और ये स्टेज होता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम स्लाइड रखते हैं जो हमने प्रिपेयर करी है, और उसमें जो भी हमारा सेल है वो हम यहाँ इसमें रख कर और तब आई पीस के थ्रू यहाँ से हम उसको देखते हैं। ये हमारे यहाँ पे लेंस लगे होते हैं, इनको इसके ऊपर रोटेट कर करके अपनी पावर को चेंज करके, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल है और जिसमें भी वो सेल्स के अंदर की चीज़ें विजिबल हो जाती है, तो उसमें इस पावर को सेट करके फिर हम यहाँ पे जो भी हमारी स्लाइड है हम उसको देख सकते हैं, उसके सेल्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था माइक्रोस्कोप का। ओके, सो अभी हमने देखा जो सेल है, सेल को डिस्कवर किसने करा था, रॉबर्ट हुक ने करा था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कब करा था सेल डिस्कवर्ड, 1665 में करा था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा था, कॉर्क को लेकर इन्होंने करा था जो कि बार्क ऑफ ट्री था, इसके सेल्स उन्होंने देखे थे अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में, सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट और कुछ डिस्कवरी हुई थी। सबसे पहले अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास लोएन हुक। लोएन हुक जो थे, इन्होंने क्या डिस्कवर किया थे, इन्होंने डिस्कवर किया थे फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। इन्होंने पॉन्ड वाटर के अंदर पाए जाने वाले जो लिविंग सेल्स हैं उनकी खोज इन्होंने करी थी, या उनके सेल्स इन्होंने देखे थे। नेक्स्ट हमारे पास है रॉबर्ट ब्राउन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने किस चीज़ की खोज करी थी, अभी हम आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया था सेल के अंदर से, पुरकिंजी, ओके। इन्होंने क्या, इन्होंने एक टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इन्होंने बोले सेल के अंदर कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, और वही उसका नाम इन्होंने दिया प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर पाए जाने वाला जो फ्लूइड है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आती है सेल थ्योरी, ओके। सेल थ्योरी किसने दी थी, शील्डन एंड श्वान, ठीक है। शील्डन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने सबसे पहले पॉइंट क्या बताया, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स are composed of cells, ठीक है। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो किससे बने हुए हैं, वो सारे के सारे सेल्स से बने, जो भी हमने डिस्कस करा। ओके, सेकंड है हमारे पास, सेकंड पॉइंट जो इन्होंने दिया, इन्होंने बोला द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये भी मैंने आपको पॉइंट बताया था, सेल जो है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली चीज़ है, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर हम लिविंग बोलेंगे तो उसके अंदर सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसलिए ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, ठीक है। इसी सेल के कितने सारे नाम हैं, सबसे पहले दिस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये बेसिक यूनिट है। सेकेंड, फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल भी बोलेंगे इसको, ठीक है। थर्ड, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जो कि हमारे चैप्टर का नाम ही है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाने वाली बेसिक यूनिट है, यानी ये पाई जाएगी सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास शील्डन और श्वान के बाद आए थे विर्चो, या दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। जितने भी नए सेल्स होंगे वो सारे के सारे पहले के सेल्स जो प्रेजेंट होंगे उनसे अराइज होंगे, यानी पुराने सेल्स होंगे
ठीक है। उस पुराने सेल से क्या बनेंगे, नए सेल्स बनेंगे, फिर ये पुराना हो जाएगा, फिर इससे नए सेल्स बनेंगे। यानी जो नए सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं किससे बन रहे हैं, अपने प्रीवियस वन वाले सेल, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले के सेल्स हैं उनसे बन रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये जो सेल थ्योरी है वो अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इंसान की बॉडी में पाए जाने वाले सेल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन से हैं हमारे पास, सबसे पहले स्मूथ मसल सेल्स, फैट सेल। ठीक है, ये कुछ सेल्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और ये सारे के सारे जो सेल्स हैं ये क्या है, ये ह्यूमन की बॉडी में पाए जाने वाले सेल्स हैं। स्पर्म सेल मेल के अंदर प्रेजेंट होगा एंड ओवम सेल फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, लेकिन 3 मेजर फीचर्स हैं जो कि हर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको क्या भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, और क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली क्या काम करती है, ये सेल, जैसे हमारा सेल है तो सेल के अंदर कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है और सेल के बाहर कुछ मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल सेल के अंदर मान लो ये हमारी बॉडी का सेल है, इसके अंदर ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। सेम अगर हम बाहर बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। सेम अगर हम इस सेल के बाहर बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मान लो कम है। ठीक है, तो हमेशा हमारी बॉडी या कहीं पर भी चीज़ें जो होती है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पे मूव करती है, यानी जहाँ पे ज़्यादा होगी ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी। तो ऑक्सीजन जो है बाहर ज़्यादा है तो ये जाएगी अंदर। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज़्यादा है तो ये जाएगी बाहर। तो एयर मटीरियल्स को बाहर और अंदर ले जाने का जो काम करेगा वो करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये कुछ सिलेक्टिवली ही चीज़ें अंदर और बाहर आने जाने देता है, बेसिकली सेल को जिन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको। ठीक है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, बिकॉज इट अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, आई होप आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है वो होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास है साइटोप्लाज्म। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल है, सेल के अंदर जो फ्लूइड हमारा भरा रहता है उस फ्लूइड को ही हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो सेल होता है, सेल के सेंटर ऑफ द पार्ट में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ 3 चीज़ें हैं जो कि सारे के सारे सेल्स में आपको मिलेगी। दी आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर की दिख रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर आपको सेंटर में जो दिख रहा है ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे जो सेल के अंदर फ्लूइड भरा रहेगा ये पूरा का पूरा ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हर सेल में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, सबसे पहले हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस इनको एक साथ ही देख लेते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पर कि सेल के अंदर और बाहर चीज़ें आती जाती रहती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और चीज़ें जो होती है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पे मूव करती है। सेम आपको यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना है। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास, जैसे मैंने गैस का एग्जांपल लिया था कि गैस जो थी वो सेल के अंदर ज़्यादा थी बाहर कम थी, तो वो मूव करना स्टार्ट हो गई। तो इसी में डिफ्यूजन में हमारे पास होता है मूवमेंट
ऑफ गैसेस, ठीक है, गैसेस कह लो या सॉलिड कह लो, ठीक है। इसके अंदर होगा ऑस्मोसिस भी सेम यही है, बस इसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो होती है वाटर की या लिक्विड की, मूवमेंट ऑफ लिक्विड या हम बोल सकते हैं वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे गैस मूव करेगी या सॉलिड मूव करेगा, यहाँ पे लिक्विड वाटर मूव करता है, ठीक है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड की अगर हम बात करें, इसमें किसी भी तरीके की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, चीज़ें ईजिली जो होती है वो फ्लो कर सकती है, अंदर बाहर जा सकती हैं, ठीक है, नो मेम्ब्रेन, ठीक है। बट ऑस्मोसिस के अंदर क्या होती है, ऑस्मोसिस के अंदर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को ही क्रॉस करके चीज़ें अंदर बाहर आ जा सकती हैं। थर्ड, जो मूवमेंट होती है वो हमेशा दोनों के अंदर ही हाई टू लो कंसंट्रेशन ही मूव करेंगी चीज़ें, इस चीज़ का ध्यान रखना। सेम इसके अंदर भी हाई टू लो कंसंट्रेशन ही चीज़ मूव करेगी, ठीक है। बस इसमें जो डिफरेंस है बेसिकली वो इन दोनों का है कि यहाँ पे गैस और सॉलिड के लिए डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस के अंदर वाटर का ऑस्मोसिस होता है। इसमें किसी तरीके की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसके अंदर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसको क्रॉस करके जो भी वाटर है वो सेल के अंदर या बाहर आ जा सकता है। चीज़ें जो हमेशा मूव करेगी हाई टू लो, ठीक है, चाहे वो ऑस्मोसिस हो रहा हो चाहे वो डिफ्यूजन हो रहा हो। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है हमारे पास होता है हाइपोटोनिक, देन आइसोटोनिक और लास्ट होता है हाइपरटोनिक, ठीक है। तीनों में क्या डिफरेंस है हमारे पास, तीनों का मतलब क्या है, देखो अगर हम बात करें हाइपोटोनिक की, तो हाइपोटोनिक के अंदर क्या होता है, सेल स्वेल कर जाता है, ठीक है, स्वेल कैसे करेगा ये पढ़ेंगे। आइसो के अंदर सेम रहता है, ना स्वेल करेगा ना श्रिंक करेगा। हाइपर के अंदर सेल जो होता है वो श्रिंक कर जाता है। अब ये चीज़ें होती कैसे हैं, देखो ध्यान से, मान लो ये हमारा सेल है, ठीक है, और इसके बाहर वाटर है, ठीक है, बाहर पूरा वाटर है। अगर हमारे पास अंदर जो वाटर है, अंदर जो H2 है वो कम है और बाहर H2O ज़्यादा है, ठीक है, और ये बाहर ये क्या होगी, ये होगी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बाहर वाटर ज़्यादा था, अंदर वाटर कम है। अभी मैंने आपको ऑस्मोसिस में बताया था चीज़ें कहाँ मूव करती हैं, हाई टू लो जाती हैं। तो बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो बाहर से चीज़ें कहाँ जाएगी, अंदर की साइड आ जाएगी। वाटर जो होगा वो बाहर से कहाँ आ जाएगा, सारा का सारा सेल के अंदर आ जाएगा, और सेल के अंदर वाटर आने की वजह से क्या होगा, सेल का साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। जो सारा वाटर बाहर था अब वो सारा का सारा वाटर सेल के अंदर आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा और सेल हमारा स्वेल कर जाएगा। अब हमारे पास है सेल वाटर जो है वो बाहर और सेल के अंदर दोनों इक्वल क्वांटिटी में, सेल के बाहर भी उतने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और सेल के अंदर भी, तो यहाँ पे दोनों साइड जो है वो कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है, तो कोई भी चीज़ कहीं पर भी मूव नहीं करेगी और जो सेल का साइज़ होगा वो सेम रहेगा। नेक्स्ट अगर हाइपरटोनिक की बात करें तो हाइपरटोनिक में क्या होगा, सेल के बाहर जो वाटर का कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा और सेल के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा। अभी हमने देखा कि हाई टू लो चीज़ें मूव करेगी, तो अब सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है तो सारा का सारा वाटर चला जाएगा सेल के बाहर, ठीक है, और सारा का सारा वाटर अगर बाहर चला जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर के जितना भी वाटर था वो बाहर चला गया, तो सेल का साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और सेल सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। प्लांट्स के अंदर भी जो रूट्स होती हैं, तो रूट्स भी क्या करती हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू ही वाटर जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट तक पहुंचाती हैं, ठीक है। तो ऑस्मोसिस का जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपको दिखेगा प्लांट्स के अंदर उनकी रूट्स में, ठीक है। जो बाहर वाटर होता है उनको ये रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और आगे प्लांट्स में पहुंचाती है पानी को, ठीक है। तो जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती है वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। एक बार हम इस डायग्राम से भी टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस को समझते हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम और इंट्रा सेलुलर मीडियम में जो कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो इसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता सेल के अंदर। सेकंड बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, इसके अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर
मीडियम जो होता है वो इंट्रासेलुलर मीडियम से कम होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो सेल होते हैं वो क्या कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे जो सेल का साइज था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। थर्ड होता है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है इंट्रा सेलुलर मीडियम से। तो इसके अंदर क्या होगा, जो सेल का साइज होता है वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस अच्छे से समझ आ गए होंगे। नाउ हमारे पास नेक्स्ट है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ओके, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्या होता है हमारे पास, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल रिलेटेड किससे है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर होती है। बाइलेयर मतलब 2 लेयर होती है। किसकी 2 लेयर होती है, लिपिड की। लिपिड क्या होते हैं, फैट। ठीक है, तो फैट की 2 लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब इसके अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ऐसे कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, जो ऊपर आपको ऐसे सर्कल जैसा दिख रहा है, पर्पल कलर का सर्कल जो है, ठीक है, ये जो पर्पल कलर का सर्कल आपको यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम के अंदर, ये क्या है, हेड। ठीक है, ये क्या होता है, हेड। और नीचे आपको दिख रही होगी कुछ इस तरीके से, इसकी क्या है, टेल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, ये जो हेड होता है बेसिकली क्या होता है, ये हमारा वाटर अट्रैक्टिंग होता है। ठीक है, ये वाटर अट्रैक्टिंग बोल लो या वाटर लविंग आप बोल लो। ठीक है, और जो टेल होती है वो क्या होती है, वाटर रिपेलिंग, यानी ये पानी से दूर भागती है। हेड जो है वो वाटर लविंग है और टेल जो है वाटर रिपेलिंग है। तो इसलिए जो हेड होता है वो कहाँ होता है, बाहर की साइड होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और जो टेल होती है वो कहाँ है, अंदर की साइड है, इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत इजीली क्या करते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इसके अंदर मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, फ्लूइड बोला जाता है। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, फ्लूइड बोला जाता है। ओके, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कहीं कहीं पे आपको ऐसे ब्लू कलर का कुछ नजर आ रहा होगा। ये ब्लू कलर के क्या है, ये आपके वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स है। ठीक है, ये प्रोटीन्स इसके ऊपर लगे हुए। तो जो यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन्स का काम यहाँ पर होता है वो गेट कीपर की तरह एक्ट करते हैं। गेट कीपर का मतलब जो कि एक तरीके से किसी भी मटेरियल को इस मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर आने जाने देंगे, लेकिन उनकी चीज़ें देखकर कि क्या सेल को रिक्वायरमेंट है इन चीज़ों की या नहीं है। ठीक है, जो आपने देखा होगा मॉल्स हो गए या जो सोसाइटी होती है, वहाँ पे जो मेन जो गेट कीपर होता है, जो गार्ड होता है, वो क्या करता है, आइडेंटिटी देखकर ही लोगों को अंदर बाहर आने जाने देते हैं। सेम यहाँ पे प्रोटीन भी वही काम करता है कि प्रोटीन्स देखते हैं मॉलिक्यूल्स को कि सेल मेम्ब्रेन को इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और उसके हिसाब से ही वो क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर आने जाने देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मोज़ाइक, मोज़ाइक का मतलब क्या होता है, मोज़ाइक यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइल्स लाइक पैटर्न, मतलब कुछ पैटर्न्स में ये एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। ठीक है, एक पैटर्न में अरेंज होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है मोज़ाइक। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्यों बोला जाता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में ही ये प्रेजेंट होता है। ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, देखो प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमें पता है प्लांट जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ठीक है, वो रिजिड होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से भी वो क्या करते हैं, गुजरते हैं, जैसे कि विंड होती है, रेन होती है। ठीक है, इन सब का सामना करना पड़ता है प्लांट को। तो प्लांट सेल के पास एक एडिशनल कवरिंग होती है जो कि कहाँ होती है, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और उनके कवरिंग होती है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, यानी जैसे कि अगर ये आपका प्लांट सेल है तो सबसे पहले बाहर की लेयर कौन सी होगी, सेल वॉल होगी, और फिर अंदर की कौन सी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, ओके, ये क्या करता है, ये हमारे जो प्लांट के सेल्स होते हैं उनको फर्म रखता है, उनकी शेप मेंटेन करके रखता है, उनको स्ट्रेट बिल्कुल सीधा खड़ा होने में उनकी मदद करता है विंड और रेन के दौरान। ठीक है, ये जो प्लांट जो होते हैं वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में, उसमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है, और जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन में अपने सेल को डाल देते हैं या
जब हम किसी सॉल्यूशन में अनियन पील जैसे एग्जांपल दे रखा डाल दे तो ऑस्मोसिस की वजह से वो क्या करेगा, वाटर लूज कर देता है, ठीक है। लेकिन जो वाटर लूज होगा उसकी वजह से जो सेल का जो एक तरीके से बोल सकते हैं साइज होगा वो श्रिंक नहीं होगा, क्योंकि किसकी वजह से, उसकी रिजिड सेल वॉल की वजह से। इस चीज़ का ध्यान रखना, रिजिड सेल वॉल की वजह से उसका जो सेल है वो श्रिंक नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, जो इनर कंटेंट ऑफ द सेल होंगे वो श्रिंक करेंगे, क्योंकि वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा वो वाटर को कंज्यूम कर लेगा, लेकिन सेल वॉल नहीं करता, इसलिए सेल पूरा नहीं करेगा श्रिंक, लेकिन उसके अंदर के जो कंटेंट होंगे वो श्रिंक कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, उनके पास सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल वॉल ना होने की वजह से जो एनिमल सेल होता है वो क्या करता है, ईजिली अपनी शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है एनिमल सेल इस वजह से ही, क्योंकि उनके पास क्या है, सेल वॉल नहीं है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। फंगी और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और वो क्यों प्रेजेंट होती है, फॉर देयर प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो जैसे कि बैक्टीरिया सेल हो गया, ऐसे सेल्स जिनके अंदर क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज वेल डेवलप्ड नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं, ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जिनके जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही है वो सारी की सारी कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है, ठीक है। जिनके पास हम बोल सकते हैं एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे सेल्स को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट बात करते हैं यूकैरियोटिक की। तो यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। जो प्लांट सेल, एनिमल सेल्स होते हैं, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है, मोर देन 1 क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे होते हैं यूकैरियोटिक सेल, जो हमारे एक तरीके से हम बोल सकते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, बेसिकली वो यूकैरियोटिक है। और जिसमें बहुत पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियस है वो हमारा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। हमें यहाँ पे दिख रहा है, हमें क्या दे रखी है यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कंपैरिजन दे रखा है, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में होगा, यूकैरियोटिक में नहीं होगा, ठीक है। डायमीटर ऑफ द सेल करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो रिक्वायरमेंट नहीं इसको लर्न करने की। नेक्स्ट इसके अंदर कौन से होते हैं, इसके प्रोकैरियोटिक के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आता है, यूकैरियोट में कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, ज़्यादातर मल्टीसेलुलर वैसे प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होती है प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है, ठीक है। न्यूक्लियस भी यहाँ पे एब्सेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, सबसे पहले अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, सबसे पहले तो ध्यान रखना न्यूक्लियस को क्या क्या बोला जाता है। न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, ठीक है। इसको ब्रेन भी बोलते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, पहले तो इसका नाम याद रखना, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली जो सेल होता है, सेल के ज़्यादातर फंक्शंस ये कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको ब्रेन या हेडक्वार्टर ऑफ द सेल बोला जाता है। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास डबल लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसमें पोर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, मटेरियल का ईजिली ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मटेरियल्स न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये एक डेंस राउंड बॉडी होती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होती है, जहाँ पे राइबोसोमल यूनिट्स, राइबोसोम अभी हम आगे पढ़ेंगे। राइबोसोम्स क्या होते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो ये राइबोसोम्स की जो सब यूनिट्स है, यानी जो राइबोसोम्स है, यहाँ पे इनका सिंथेसाइज होता है, ठीक है। अब इस राइबोसोम में भी 2 यूनिट होती है, एक होती है लार्ज यूनिट और एक होती है स्मॉल सब यूनिट। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, विजिबल रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड क्रोमोसोम्स कंटेन। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं ऐसे चीज़ एक तरीके से जो कि क्या कर रही है, इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रही है। इन्फॉर्मेशन किसकी, जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से जो इन्फॉर्मेशन बच्चों के अंदर जाती है, कैसे आप बोल सकते हो, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डायग्राम, ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर्स के ये बने हुए यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में पास कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स किससे बने हैं, क्रोमोसोम्स बने डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। वो डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको हम कहते हैं जीन्स, ठीक है। ये ध्यान में रखना आप, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और क्रोमेटिन मटीरियल क्या होता है, ये एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे धागे धागे जैसे दिख रहा होगा।
नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अभी हमने पढ़ा था जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। देयर डीएनए इज प्रेजेंट एज सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल। उनका जो डीएनए होता है वो एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल के तरह नजर आता है, जो जिसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और ऐसे न्यूक्लियस को ही हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जो कि क्या नहीं है, वेल डेवलप्ड नहीं है। और ये आपको किस में देखने को मिलेगा? प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी बैक्टीरिया में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास राइबोसोम। अभी मैंने आपको बताया था राइबोसोम्स क्या होता है। राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या, प्रोटीन फैक्ट्री हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। टाइनी स्ट्रक्चर होता है जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ये होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अभी हम पढ़ेंगे आगे, दो तरीके के होते हैं, ठीक है। उसमें भी किसमें के अंदर प्रेजेंट होता है, रफ ईआर के अंदर हमें देखने को मिलता है राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। और राइबोसोम क्या, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स में प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें, ये पूरे एक स्प्रेड होता है नेटवर्क की तरह, ठीक है। ये हमारे साइटोप्लाज्म में नेटवर्क फॉर्म की तरह स्प्रेड होता है, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे आउटर मेम्ब्रेन वगैरह इनकी मेम्ब्रेन रहती है। यहाँ पे इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली सिंथेसाइज और ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन और फैट को, कुछ हॉर्मोन्स को भी सिंथेसाइज करता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ईआर कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है RER और एक होता है SER, ठीक है। आर का मतलब होता है रफ, ER तो आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और S का मतलब होता है स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनका जो नाम है रफ और स्मूथ, वो इनकी सरफेस की वजह से पड़ा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पार्ट खुरदुरा होगा, रफ होगा, उसको हम बोलते हैं रफ, और जो पार्ट बिल्कुल स्मूथ होगा, प्लेन होगा, उसको हम बोलते हैं स्मूथ ईआर, ठीक है। अब ये खुरदुरा जो है, तो इसके सरफेस पे कुछ ना कुछ चीज़ें प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका नाम पड़ा। तो बेसिकली इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो और कुछ नहीं, वो है राइबोसोम, जो मैंने अभी आपको बताया कि राइबोसोम जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो याद रखना, जो रफ है वो रफ किस वजह से है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और स्मूथ में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, उसका जो सरफेस है वो बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल एक तरीके से प्लेन है, ठीक है, इसलिए इसका नाम स्मूथ पड़ता है। It looks rough under an electron microscope because it has ribosome attached to its surface, ठीक है। रफ के अंदर क्या है, उसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच है, और राइबोसोम क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है। एग्जांपल जैसे कि ग्लैंड सेल्स हो गया, पैनक्रियाटिक सेल्स हो गया, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। स्मूथ की अगर हम बात करें, स्मूथ के पास राइबोसोम्स नहीं होते, उसके सरफेस पे बिल्कुल स्मूथ वो नज़र आता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये फैट को एक तरीके से सिंथेसाइज या स्टोर, और हॉर्मोन्स को सिंथेसाइज या स्टोर करने का ये काम करता है। गोल्जी अपैरेटस की, अभी हम ये सारी की सारी जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये है सेल के अंदर की चीज़ें। अभी हमने पहले सेल देखा, उसकी आउटर मेम्ब्रेन देखी, फिर सेल वॉल के बारे में पढ़ा, फिर न्यूक्लियस, फिर हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, फिर हमने राइबोसोम्स देखे क्या होते हैं, फिर अब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट है हमारा गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस क्या है, पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर, यानी यहाँ पे क्या होंगी, चीज़ें पैक होंगी, ठीक है, एक तरीके से स्टोर होंगी, मॉडिफाई होती हैं, ठीक है, और इनको आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। शिपिंग सेंटर भी हम इसको इसलिए बोलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गोल्जी अपैरेटस का जो स्ट्रक्चर था, वो डिस्कवर जिन्होंने करा था उनका नाम था कैमिलियो गोल्जी, ठीक है। इन्होंने ही गोल्जी अपैरेटस का क्या करा था, एक तरीके से डिस्कवरी की थी या फर्स्ट ऑब्जर्व करा था। द गोल्जी अपैरेटस एक्ट लाइक द सेल पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। इट मॉडिफाइज सॉर्ट एंड पैकेज प्रोटीन लिपिड into vesicles for transport secretion and लाइबोसोम फॉर्मेशन, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तरीके से जो ER ने प्रोटीन और फैट बनाए थे, यहाँ पे उनका मॉडिफिकेशन होगा, पैकेजिंग होगी, उनको आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और लाइसोसोम्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, उनका फॉर्मेशन करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ये पैरेलल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, इसलिए इनके पैटर्न को क्या बोला जाता है, सिस्टर्न्स। गोल्जी अपैरेटस जो होते हैं वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, और उनके इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, सिस्टर्न्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारे पास आता है हमारा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है, क्लीन अप सिस्टम है, यानी यहाँ पे क्या होंगी, चीज़ें क्लीन होंगी। चीज़ क्या है, हमारे पास सेल है, यानी यहाँ पे ये सेल को क्लीन करने का काम करता है, जितना भी वेस्ट और डैमेज प्रोडक्ट है उनको ये क्या करेगा, क्लीन करेगा, ठीक है। अच्छा, इसका नाम होता है, इसको हम बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल, ठीक है। पहले तो आप इसका नाम याद रखना, इसको क्या बोलेंगे हम, सुसाइड
बैग ऑफ द सेल। ठीक। लाइजोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेक फिल्ड विद एंजाइम्स, यानी एक तरीके से क्या है, ये कुछ इस तरीके से होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, एंजाइम फिल होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये बहुत पावरफुल एंजाइम होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, ये ब्रेक डाउन कर सकते हैं अनवांटेड प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को, इवन जो डैमेज पार्ट ऑफ द सेल होते हैं उसको भी, और सेल को क्लीन और हेल्दी रखने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट फाउंड बाय द ब्रेकडाउन आर रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म वेयर दे मे बी रीयूज्ड और इन अदर सेलुलर प्रोसेसेस, यानी ये साइटोप्लाज्म में क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करते हैं, चीज़ें रिलीज करेंगे, और आगे जितना भी सेलुलर प्रोसेस में वापस से अगर उनको रीयूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो वापस से रीयूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई भी सेल डैमेज हो जाता है तो डैमेज होने की वजह से क्या होता है, जो लाइसोसोम्स के अंदर के डाइजेस्टिव एंजाइम थे वो बस्ट हो जाता है। ठीक है, लाइसोसोम क्या होगा, लाइसोसोम बस्ट हो जाएगा और उसके अंदर के जो डाइजेस्टिव एंजाइम थे वो अपने ही सेल को क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट देयर ओन सेल, ये अपने ही सेल को क्या करते हैं, खा जाते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट आता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर द मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी, यानी जो सेल को अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ये उस एनर्जी को ये क्या करता है, सप्लाई करता है या प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसकी वजह से सेल क्या कर सकता है, अपनी एक्टिविटीज कर सकता है। अब ये जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ये किस फॉर्म में प्रोवाइड कराता है, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसको हम क्या भी बोलते हैं, ये होती है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की एनर्जी करेंसी होती है, यानी जो हमारी बॉडी में एनर्जी जो देखी जाती है वो किस फॉर्म में देखी जाती है, एटीपी की फॉर्म में देखी जाती है। और एटीपी जो जनरेट करता है वो और कोई नहीं, वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसकी क्या है, दो मेम्ब्रेन है। एक आउटर मेम्ब्रेन है जो कि पोरस होती है, स्मूथ होती है, और जो अंदर की मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी बहुत ज़्यादा क्या है, इस तरीके से फोल्डेड है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो इसकी अंदर की मेम्ब्रेन फोल्डेड है, ये क्यों फोल्डेड होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह आपको ये नजर आती है। और ये फोल्डेड क्यों होती है, ताकि सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा हो सके और ज़्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन हो सके, यानी ज़्यादा एटीपी बन सके। ठीक है, बहुत सिंपल सा रीज़न है। कहीं पर भी अगर कोई चीज़ डीपली फोल्डेड होती है, इसका मतलब वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है, और यहाँ पे एनर्जी बन रही है, तो इसीलिए उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ताकि ज़्यादा एनर्जी बन सके और सेल के पास ज़्यादा एनर्जी जा सके, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। इन माइटोकॉन्ड्रिया द ग्लूकोज एंड दी अदर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज या जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, उनसे एनर्जी रिलीज होती है, और इसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर का ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक होता है, टूटता है, और उससे एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी से हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो काम कर पाते हैं। ठीक है, द एनर्जी रिलीज इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में स्टोर होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी के फॉर्म में क्या होती है, स्टोर होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है, सेंटर फॉर फूड सिंथेसाइज इन द प्लांट सेल एंड बियॉन्ड, यानी यहाँ पर एक तरीके से प्लांट जो होते हैं अपना फूड बना सकते हैं, फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें प्लास्टिड्स की, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाएगा, प्लांट सेल्स में पाया जाता है, ये प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, पहली बात तो ये, एनिमल्स में ये प्रेजेंट नहीं होता है। अभी हमने पढ़ा प्लास्टिड्स के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया प्लास्टिड्स किस में होते हैं, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ है प्लास्टिड के टाइप्स जानना। ठीक है, तो प्लास्टिड बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड नंबर पे आता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, ये होते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स हम इनको बोलते हैं। ठीक है, कलर्ड मतलब आपने देखा होगा जो पेटल्स का कलर होता है, फूलों में अलग अलग कलर्स प्रेजेंट होते हैं, वो इसकी वजह से ही होते हैं। वो बेसिकली क्या होते हैं, ताकि इंसेक्ट वगैरह उनसे अट्रैक्ट हो सके, पॉलिनेशन हो सके। ठीक है,
ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करें, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कलरलेस, ठीक है। ये कलरलेस है तो बेसिकली इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है स्टोरेज का, ठीक है। और ये क्या क्या चीज़ें स्टोर करते हैं, ये स्टोर करते हैं ऑयल, स्टार्च, ठीक है, प्रोटीन्स, ये स्टोर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं। रिलेटेड किससे होते हैं, क्लोरोफिल से रिलेटेड होते हैं, जिसको हम ग्रीन पिगमेंट कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बेसिकली प्लांट में फूड सिंथेसाइज कराने का, फूड बनाने का। और वो किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, फर्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड इज ल्यूकोप्लास्ट एंड थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये 3 तरीके के क्लोरोप्लास्ट है हमारे पास। क्लोरोप्लास्ट का भी मैंने आपको बताया, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ग्रीन कलर का क्यों होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट हम जिसको, ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर का होता है। अब ये अब ये क्या काम करता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। जो क्लोरोफिल होती है वो क्या करती है, क्लोरोफिल बेसिकली जो सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है, एब्जॉर्ब करती है सनलाइट। और सनलाइट के एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा क्या होता है, देयर इज अ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है स्ट्रोमा। देखो नेक्स्ट यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव सम फीचर्स दैट आर सिमिलर टू सर्टेन बैक्टीरिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स के पास एक बहुत सिमिलर चीज़ होती है दोनों के पास, वो क्या है, दोनों के पास अपने खुद का डीएनए होता है और अपना खुद का राइबोसोम्स होता है, यानी वो अपने प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और अपना खुद का उनके पास डीएनए भी होता है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि वो 2 सेल ऑर्गेनरीज कौन से हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स है, तो उसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। ये मैंने आपको बाकी समझा दिया कि फ्लावर्स में जो पेटल्स होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं, इनमें क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्राइट कलर्स की वजह से क्या होता है, जो इंसेक्ट होते हैं वो उनसे अट्रैक्ट होते हैं, पॉलिनेटर्स जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके। ल्यूकोप्लास्ट मैंने आपको बताया, ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, स्टोर करने का काम करते हैं, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स, इनको ये स्टोर करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल हो गया पोटैटो एंड टैरो। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल जो है वो स्टोरेज और सपोर्ट हम इसको बोल सकते हैं सेल के लिए, ठीक है। प्लास्टिड सच एज क्लोरोप्लास्ट हेल्प प्लांट प्रोड्यूस फूड एंड टेम्पररी स्टोरेज। जो प्लास्टिड होता है, या प्लास्टिड में भी हम किसकी बात करें, क्लोरोप्लास्ट की, तो ये क्या कर रहा है, फूड प्रोड्यूस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाने में हेल्प कर रहा है प्लांट की, कुछ चीज़ें स्टोर करने का काम कर रहा है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो भी स्टोरेज का काम कर रहा है। बट वेयर आर वाटर, मिनरल एंड वेस्ट स्टोर इन द सेल। लेकिन असलियत में जो वाटर, मिनरल्स और वेस्ट मटेरियल जो होता है वो सेल का, वो स्टोर कहाँ पर होता है, ठीक है। वाई डू प्लांट्स लुक विल्टेड व्हेन दे डू नॉट गेट इनफ वाटर। अगर प्लांट को हम प्रॉपरली पानी ना दे तो वो बहुत मुरझाए मुरझाए से क्यों नज़र आते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। इन अ मैच्योर प्लांट सेल देयर इज़ यूजुअली 1 लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, जैसे इस तरीके से प्लांट सेल है तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल, ठीक है, surrounded by single selectively permeable membrane. The vacuole is filled with a watery fluid called cell sap. जो ये वैक्यूल होता है इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, वाटर जैसा कुछ फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं सेल सैप। द वैक्यूल, ये जो वैक्यूल होता है ये क्या करता है, ये वाटर, मिनरल्स, शुगर, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर द वैक्यूल हेल्प मेंटेन प्रेशर इनसाइड द सेल, ठीक है। ये बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर करके रखता है, इसीलिए क्या होता है, जो सेल के अंदर का जो प्रेशर होता है वो मेंटेन रहता है और जो प्लांट सेल होता है वो फर्म रहता है, यानी उसका जो शेप होती है वो मेंटेन रहती है। व्हेन अ प्लांट डज नॉट गेट इनफ वाटर, अगर प्लांट को ज़्यादा वाटर नहीं मिलता, जो वैक्यूल होता है वो अपना वाटर लूज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो सेल होता है वो लेस फर्म हो जाता है, यानी उसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है और प्लांट हमें विल्टेड, मुरझाया सा नज़र आता है। इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो कभी समटाइम्स प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो जो प्लांट सेल में वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है और एनिमल सेल का जो वैक्यूल होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। और किस में हेल्प करता है, वो भी स्टोरेज ऑफ द मटीरियल में हेल्प करता है।